और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है भारत के संविधान के हिसाब से वहाँ पे भी ये अधिकार दिया हुआ है चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग के तमाम जितने सारे कानून के जो अलग अलग जो धाराएं हैं उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग स्वतंत्र होते हैं कि किस प्रक्रिया को लेके करे चीज़ें। तो उसी को दलील देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मना कर दिया याचिका को सुनने से। मैं समझता हूँ कि जो कल्याण बनर्जी जी गए थे याचिका लेके कलकत्ता हाईकोर्ट पे, तो वही याचिका लेके टीएमसी आज एक मतलब आपातकालीन सुनवाई के लिए बोले हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने 2 जज की नियुक्ति की है सुनवाई के लिए। पर मुझे लगता है मीनाक्षी जी, जो अधिकार दिया हुआ है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के माध्यम से या फिर चुनाव आयोग के तमाम जितने सारे कानून के जो प्रावधान है, शायद सुप्रीम कोर्ट उस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इस पे मुझे नहीं लगता है कि इस चीज पे आप हाथ डालेगी। और अगर टीएमसी की जो दलीलें है उस पे भी अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पे वो भी अपने आर्ग्यूमेंट पे सटीक बोल रहे हैं, पर क्योंकि आपके प्रक्रिया और कानून इस तरह का है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि चुनाव आयोग आपका क्या टेक है सर इस पे? नहीं, ये देखिए अभी बहुत सारी चीजें उत्तर बंगाल को लेकर के अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं। ऐसा कभी नहीं होता था या दूसरे किसी राज्य में नहीं हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि बंगाल में नहीं हो सकता है। जैसे कितना अनप्रेसिडेंटेड था कि सुप्रीम कोर्ट ने 705 न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए, वो जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में जो नाम कटे थे उनकी सुनवाई करने के लिए। आज तक नहीं हुआ था हिंदुस्तान में। आज तक जजेस को कमरे में बंद करके वो बंधक भी नहीं बनाया गया था। वो तो बंगाल में हुआ, मालदा में हम लोगों ने देखा। लेकिन जुडिशियल ऑफिशियल्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करें, ये कभी नहीं हुआ था। तो न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए गए जिन्होंने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के सुने। उसके बाद भी हाईकोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेज अपॉइंट किए गए, जो ट्रिब्यूनल बना जो अभी भी सुनवाई कर रहा है उन मामलों की, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो कई अनप्रेसिडेंटेड काम हुए हैं जो पहले नहीं हुआ। और जिस बात का जिक्र कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है, उस एक्ट में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की। तो उसके लिए चुनाव आयोग क्या बंदोबस्त करता है, इसके आप हाथ नहीं बांध सकते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने यह तय किया कि 2.5 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, तो कोई नहीं रोक सकता था कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो। तो वो किया उसने चुनाव आयोग ने। इतने चरणों में चुनाव होगा, ज्यादा में होगा, कम होगा, आप चुनाव आयोग को नहीं रोक सकते हैं। तो वो चुनाव आयोग ने किया। तो ये चीज भी चुनाव आयोग को ही तय करना है। और ऐसा नहीं है कि वहां स्टेट का कर्मचारी, राज्य का कर्मचारी नहीं रहेगा। जो रिटर्निंग ऑफिसर है या जो एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर है, आरओ, एआरओ, तो स्टेट का ही ऑफिसर है, वो तो वहां रहेगा ही काउंटिंग में। और काउंटिंग के लिए जो राज्य सरकार के कर्मचारी होंगे वो तो मौजूद रहेंगे ही वहां। ये तो पर्यवेक्षक के तौर पर अपॉइंट होना है। देखिए, इस मामले को लेकर के पहले भी ममता बनर्जी कोर्ट गई थी, जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट हुए थे, एक सेंट्रल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट हुए थे, इनको लेकर के भी कि क्यों केंद्र सरकार के कर्मचारी को माइक्रो ऑब्जर्वर जब दूसरे जगह नहीं अपॉइंट होते हैं तो आप बंगाल में क्यों कर रहे हैं। लेकिन किया था, चूंकि चुनाव आयोग चाहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। कल एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा था कि ममता बनर्जी का सिस्टम पूरा हिल गया है, है ना? तो वो क्योंकि वो सिस्टम उनके हाथ में नहीं है, वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, या वो कैसे मैनेज हो रहा है वो उससे देख नहीं पा रही है, असिस्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए ये उनकी बेचैनी जो उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह दौड़ा रही है। ऐसा तो होगा नहीं कि केंद्रीय कर्मचारी अगर पर्यवेक्षक के तौर पर बैठा हुआ है, वहां स्टेट के भी कर्मचारी हैं जो गिनती का काम करेंगे, और आपका काउंटिंग एजेंट बैठा हुआ है, दूसरी पार्टियों के काउंटिंग एजेंट बैठा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि केंद्रीय कर्मचारी ईवीएम में दूसरा आ रही है आपके पक्ष में तो उसको बदलवा देगा। ऐसा तो होगा नहीं। हर पार्टी का बैठा होगा ना, वहां कांग्रेस का भी होगा, तृणमूल कांग्रेस का भी होगा, लेफ्ट का भी होगा, काउंटिंग एजेंट सब होंगे। तो वहां एक केंद्रीय पर्यवेक्षक रहे, मतलब इसमें टेक्निकली और कोई परेशानी नहीं।